ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है, कब से सुनते आ रहे हैं आप लोग टेक्नोलॉजी? काफी देर से सुनते आ रहे हैं। तो पिछले 30 से 40 साल में इस टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि जिन चीजों की हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे वो चीजें आज हमारे हाथ में। आज से 20 साल 25 साल पहले आप कल्पना कर सकते थे कि मैं यहाँ बैठे अपने एक रिश्तेदार को कनाडा में इतनी कन्वीनियंटली बात कर पाऊँ वीडियो कॉल पे कि मेरे को पता ही ना लगे कि भाई वो मेरे से इतनी डिस्टेंस दूर बैठा है। इज इट पॉसिबल? अभी तो है, पहले ही नहीं था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को अपडेट होने में, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में पूरी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया को, हमें मिडल मैन से लेकर हायर अथॉरिटीज को बहुत टाइम लगा। इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज़ नहीं अपडेट हुई है तो आज ही सबके लिए वो फिजिबल हो गई, सबके लिए वो एक्सेप्टेबल हो गई, सबको समझ आनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं था। एंड्रॉयड सीखने में कितना टाइम लगा आपको? अभी भी नहीं आता होगा प्रॉपरली किसी को। फ़ोन सुनना, फ़ोन रखना, फ़ोटो खींचना, सेव करना, फाइल बनाना, ये चीज़ें तो आती हैं। डाटा ट्रांसफ़र करना नहीं आता होगा किसी को। आता किसी को डाटा ट्रांसफ़र करना? तो ये हमारी एबिलिटी है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास आई है कितनी ज़्यादा हम उसको एक्सेप्ट कर सके, कितनी ज़्यादा हम लोग खुद उस चीज़ को लेकर उसको इम्पोर्टेंस दें ताकि वो चीज़ हमारे लिए सीखने के लिए एक आसान साधन बना सके। और वो सिखाने के लिए आपको कोई नहीं आएगा। कोई रेवोल्यूशन अगर जिस वर्ल्ड में अगर होता है तो उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए आपके पास बड़े ही सिलेक्टिव लोग आते हैं। सब लोग आपको उसके लिए पॉजिटिव बातें बताने नहीं आएंगे। हमारे इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपने टीचर्स के ऊपर कि भाई कमल सर आए थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, वो ऐसे काम करती है, तो ऐसे ही काम करती होगी। कभी वेरीफाई करने की कोशिश की खुद? सेल्फ स्टडी की आदत ही नहीं है हमें। ठीक है, वेरी गुड सर, अभी आपके पास आएंगे। तो सेल्फ स्टडी की आदत किस लोगों के लिए पड़ती है? किन लोगों को सेल्फ स्टडी की जरूरत है? जो लोग नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में सबसे ज़्यादा आगे होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भी कुछ चेंज हो रहा है दुनिया में, इस चेंज का हिस्सा बनना है मुझे। अगर कोई चीज़ सुनने में आई है तो मैं उसको पढ़ के देखूँ। आप लोग मार्केट में बीइंग ए लीडर क्या डिलीवर कर रहे हो? थोड़ी सी क्वेश्चनर्स मैं कर लेता हूँ। एक माइक जरा पब्लिक में दे दिया जाए, 2-4 सवाल में ऑलरेडी जो लीडर्स हैं जो मार्केट में जाते हैं, ताकि मैं भी अंडरस्टैंड कर सकूं कि द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव और व्हाट यू आर डिलीवरिंग टू द मार्केट। लेट मी चेक। क्यों सर? दे दो माइक। सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी बेसिक लाइन एक लेमन आदमी को अगर समझानी हो इन शॉर्ट तो क्या कहेंगे उसको? हेलो सर, वैसे अगर हिंदी में समझना चाहें सामान्य भाषा? बिल्कुल हिंदी में सर। तो जो मुझे समझाया गया और मैंने पढ़ने की कोशिश की और जो मेरी समझ में आया, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक ऐसा पार्ट्स है जो इंडिया में तो बहुत कम लोगों को जानकारी में होगा। कुछ टेक्निकल ब्लॉक्स बनते हैं, उन ब्लॉक्स में डाटा सेव होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आजकल बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे डाउनलोड हो रही हैं, मतलब क्लियर हो रही हैं। तो इतना तो मैंने अभी समझा है। मतलब क्यों लोग आपको रिलाई करेंगे कि आप जो बता रहे हो वो सही है? हम उनको कैसे वेरीफाई करवाते हैं? इन शॉर्ट एक लाइन में अगर बात करूं तो ये क्या है? ओपन लेजर। मैं भी देख सकता हूं, मैंने अगर कोई डाटा स्टोर किया है मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हो। तो ब्लॉकचेन क्या है? लेजर, ओपन लेजर, जिसकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक के पास है। कोई उसको, उसके नेचर को रिजर्व नहीं कर सकता अगर वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। ठीक है सर, थैंक यू। एक बार सर के लिए तालियां। एटलीस्ट कोशिश की सर ने कि इस टेक्नोलॉजी को मैं देखूं, पढ़ूं, सीखने की कोशिश करूं, समझूं कि क्या है ब्लॉक, क्या है ब्लॉकचेन, क्या है। तो बड़ी ही
सॉर्टेड तरीके से आपके लिए ये टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। फिर समझेंगे, बीच में किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी को समझ ना आ रही हो, क्योंकि जैसे मैं आगे जाऊंगा पिछला पार्ट स्किप हो जाएगा तो फिर आप लोग चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे। तो हर एक स्लाइड पे आपने ध्यान रखना है, हर एक स्लाइड पे अपना कान और दिमाग खुला रखना है ताकि हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाए। तो व्हाट इज ब्लॉकचेन, मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ब्लॉक्स एंड चेन। चेन के बारे में बाद में बात करेंगे। ब्लॉक, व्हाट इज ब्लॉक, व्हाट इज ब्लॉक? स्क्वायर, वेरी नाइस, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। रेक्टेंगल भी हो सकता है सर ब्लॉक, ऐसी बात नहीं है। तो ब्लॉक बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो स्पेस जहां पे डेटा स्टोर होता है। कौन सा डेटा स्टोर होता है? किसी भी तरह का डेटाबेस स्टोर हो सकता है। डेटाबेस क्या है? कितने लोगों को पता है डेटाबेस क्या है? हाँ जी सर, फटाफट वहीं से बोल दीजिए। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैश जैसे हमारे केसेस में होता है। नहीं, मतलब नॉट स्पेसिफिकली इन द टर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी, वैसे डेटाबेस क्या है जनरली मैं बात करूँ। इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपके डेटाबेस है। आपके पास अपने अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, वो आपका डेटाबेस है। आपके पास कुछ सॉर्ट ऑफ कलेक्शन है किसी चीज़ की, वो आपका डेटाबेस है। तो किसी भी तरह के डेटाबेस की कलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। किसमें? एक ब्लॉक में। और उस ब्लॉक में स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। अगर मैं बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की बात करूं तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में हम 1 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन जो ट्रांजैक्शन, जो हैश उनकी जनरेट होती है, तकरीबन 2000 ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक में स्टोर होती हैं। तो हर एक ब्लॉक का अपना साइज है स्टोरेज करने का। जब वो साइज, वो ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है, देन उसको डिजिटली वेरीफाई करके नेक्स्ट ब्लॉक जनरेट किया जाता है। तो वेरी सिंपली, ब्लॉक क्या है? स्पेस है इस टेक्नोलॉजी में जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। कैसा डेटा स्टोर करते हैं? हम लोग क्रिप्टोग्राफी मोड में बैठे हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले मोड में बैठे हैं, तो हम करेंसी के रिलेटेड ही चीज़ों को बातें करेंगे। वैसे टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है कि क्रिप्टो करेंसी जो है जस्ट एक पार्ट है। इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट, हर तरह की इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट कर लेगी, टाइमली कर लेगी। शुरुआत हो चुकी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई IT फर्म है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर है। अभी आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, CBDC, RBI। वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें? ऑब्वियसली ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? इससे स्पेस जनरेटेड फॉर स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, नो मैटर द इंफॉर्मेशन व्हाट इज। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी वाले मोड में अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांजैक्शन डिटेल्स। मैं अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन या कोई प्रोडक्ट्स को आपको सेंड करता हूं, तो जो वो वेरिफिकेशन रिसिप्ट आपको जनरेट होती है वो इसमें स्टोर होती है। राइट? सॉर्टेड? ब्लॉक पता लग गया? चलो इसके बाद में आते हैं। एक बड़ा ही ना बेसिक फंडामेंटल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने का। मेरे को व्हाइट बोर्ड एक दे दीजिए स्टैंड के साथ। कौन काम है? एक व्हाइट बोर्ड दे दो। कि मेरे पास एक ब्लॉकचेन ऑलरेडी वर्किंग में है और उस ब्लॉकचेन में ऑलरेडी मैंने कुछ ब्लॉक्स मेरे बन चुके हैं। मैं इनिशिएट कर सकता हूँ, जेनेसिस नहीं है, ऑलरेडी रनिंग ब्लॉकचेन है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। अब थर्ड ब्लॉक, इसमें जितना भी सफिशिएंट डाटा की स्पेस मैंने जनरेट कर रखी है, उतना डाटा कंप्लीट हो चुका है, वो ऐड हो चुका है। लेकिन अब मेरे को थर्ड ब्लॉक वेरीफाई करवाना है। तो थर्ड ब्लॉक में ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रांजैक्शन होगी। अब उसकी कैपेसिटी अगर 2000 ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, तो वो 2000 ट्रांजैक्शन उसमें ऐड होंगी, नाम से ऐड होगा, तो वो अगले जनरेट में जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 8 ट्रांजैक्शंस की, T2, T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8। इसको समझना कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस इसमें स्टोर होती हैं।
मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 4 ट्रांजैक्शन एक, 4 ट्रांजैक्शन एक। और हम लोग को पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन एक हैश के थ्रू वेरीफाई होती है। ट्रांजैक्शन इनिशिएट होने के बाद वो वेरिफिकेशन जो होती है, एक हैश वेरिफिकेशन रिसिप्ट जनरेट होती है, इसको हम हैश बोलते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन का हैश 1 है, इसका हैश 2 है, इसका हैश 3 है, इसका हैश 4 है, H5, H6, H7, H8। नोटेड? इतना समझ आ गया? 7-8 ट्रांजैक्शन, 8 हैशेस मेरे पास जनरेट हो गई। तो रॉल्फ मर्कल करके एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, 1976 में उन्होंने जो डेटाबेस को फिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए डेटाबेस की कि कितनी इजीली हम लोग कम स्पेस में ज्यादा डाटा स्टोर करके रख सकें, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये 2 ट्रांजैक्शंस के हैश को कोलैब कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक में तो एक सिंगल पर्टिकुलर हैश आनी चाहिए। अगर मैं 8 हैशेस उसमें जनरेट करूंगा तो 8 हैशेस को मैं अगले ब्लॉक की कंफर्मेशन के लिए भेजूंगा, तो 8 हैशेस को मेरे को कंफर्म करवाने के लिए माइनस के पास जाना पड़ेगा, व्हिच वुड बी टाइम टेकिंग। लेकिन मेरे को क्या करना था? स्पीड बढ़ानी थी, स्केलेबिलिटी बढ़ानी है। तो मैं क्या करूंगा? इसको कोलैब करूंगा, 8 ट्रांजैक्शंस को, H1, H2, H3, H4 को, इनको मैं पेयरिंग कर दूंगा। इनकी पेयरिंग करके बोलूंगा कि इन 2 ट्रांजैक्शंस का भी एक नया हैश जनरेट हो गया, HI, HY, HA, HB। क्या कर दिया मैंने? पेयरिंग कर दी और छोटा कर दिया उसको। 8 की जगह मेरे पास 8 हैशेस थे, मैं 4 हैशेस लाए। मैं उसको फिर से पेयरिंग करूंगा, अगेन पेयरिंग होगी। अब 2 पेयरिंग का मैं यहाँ पे HO, HZ 2 हैशेस जनरेट कर दी। वेरिफिकेशन वही आ रही है, ट्रांजैक्शन वेरीफाइड है इसलिए नई हैश जनरेट हुई थी। हैश जनरेट को मैंने पेयरिंग कर दी, पेयरिंग को मैंने क्या कर दिया? क्लब कर दिया। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस को मैं, अब मेरे पास बची 2 ट्रांजैक्शंस को मैं फिर से पेयर करूंगा, तो मेरे पास एक कॉमन ट्रांजैक्शन आ जाएगी, HC क्या होगी? ये रहेगी वेरिफिकेशन। इसको मैं बोलूंगा मर्कल रूट और इस पूरे ट्रांजैक्शन ट्री को बोलूंगा मर्कल ट्री। मर्कल ट्री बड़ा ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। अब ये ट्रांजैक्शंस कोलैब होके मेरे पास एक सिंगल छोटा सा डाटा आ गया जो मैं स्टोर करूंगा इसके, और ये मर्कल रूट जो है HC मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसके साथ क्या ऐड होता है? एक ब्लॉक में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? एक तो लास्ट जो हैश थी फाइनल वाली, वो मान लो H2 थी, H2 को मैं वो ऐड होगा, प्लस नया वाला मर्कल रूट ऐड होगा, और प्लस एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड होगा। 3 चीजें उसमें ऐड होके वो डेटा स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसके थ्रू ही आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, स्पीड इसके थ्रू समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास 8 ट्रांजैक्शंस थी, अगर 8 ट्रांजैक्शंस को मैंने उसको वेरिफिकेशन करके अगले ब्लॉक की तैयारी करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8 ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन में बूस्ट करनी पड़ेगी। वो 8 के 8 ट्रांजैक्शंस माइनस वेरीफाई करेंगे, और एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी, क्योंकि पूल लूप चलता है उसमें, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो स्पीड भी देनी है, तो मैं क्या करूंगा? ये स्ट्रक्चर तैयार करूंगा डेटाबेस का, और उसको कोलैब करके एक कलेक्टिव हैश जनरेट करूंगा, ताकि अगला ब्लॉक बनाने के लिए माइनर्स को पीछे उस ब्लॉक की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक ना करना पड़े, सिर्फ वो मर्कल रूट चेक करें, वेरीफाई करें तो नहीं जनरेट कर। स्पीड आ जाएगी। जैसे ब्लॉक मैंने कहा कि बिटकॉइन के केस में एक ब्लॉक में 2 या ट्रांजैक्शन तकरीबन जो डेटा उनका आता है बाइट्स में, 2 या ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती स्टोर होती है। अब मेरे को जब नया ब्लॉक बनाना है, तो पिछले ब्लॉक में जितनी ट्रांजैक्शन थी, क्या माइनस वो 2 या ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने बैठेंगे? वैसे ही आज के डेट में अगर हम उसके टीपीएस की बात करो, तो एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने में 3 सेकंड लगाता है। ऐसे ऐसा नहीं है सर, दोबारा पढ़ा करो, सब स्टडी करा करो। 1 सेकंड में 3 ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, एक ट्रांजैक्शन को 3 सेकंड नहीं लगाता। ठीक है, उल्टा है। तो इससे क्या हो गया?
स्पीड मिल जाएगी। अगर मान लो कोई अटेम्प्ट होता है इसको अल्टरेशन करने का, मान लो किसी ने कहा कि मैं ये जो P3 की ट्रांजैक्शंस थी मैं इसको ऑल्टर करने की कोशिश करता हूँ, इसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा? अब इसकी ट्रांजैक्शन इसकी हैश तो इसमें जमा की, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मर्कल रूट चेंज करना पड़ेगा। मर्कल रूट चेंज करने के लिए ये 2 चेंज करने पड़ेंगे, ये 2 चेंज करने के लिए 4 चेंज करने पड़ेंगे, ये 4 चेंज करने के लिए 8 चेंज करने पड़ेंगे। तो एक मॉडिफिकेशन के लिए मेरे को पूरे का पूरा रूट उसका चेंज करना पड़ेगा, पूरे का पूरा ट्री उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं तो ये 8 ट्रांजैक्शंस की बात की है, लेकिन बहुत मल्टीपल ट्रांजैक्शन वहां पे होती है, ठीक है? तो इस वजह से किसी ब्लॉक की ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और ये जो वेरिफिकेशन के लिए जो हैश जनरेट होती है, जो वेरिफिकेशन रिसिप्ट है जनरेट होती है, जो डेटा बूस्ट किया जाता है ब्लॉकचेन में, वो जस्ट उसमें कंप्लीट डाटा नहीं जाता है। उसमें ये नहीं जाता कि दिनेश जी ने सुनील जी को 10,000 पॉइंट भेजे थे तो भाई 10,000 पॉइंट का डेटा जाएगा। वो सिर्फ रिसिप्ट चेक करेंगे कि जो चीज यहाँ से इनिशिएट हुई थी वहां तक पहुंची है, इन बिटवीन किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन तो नहीं हुई, जस्ट इतनी वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। और किसी भी इनपुट का जो आउटपुट जनरेट होता है, जिसको क्या आउटपुट क्या जनरेट होता है? मैं एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करूंगा तो आउटपुट क्या आता है मेरे पास? हैश। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैश को रिवर्स करके, डिकोड करके दोबारा से वो डेटा चेक करने के लिए कि क्या डेटा ट्रांसफर हुआ था, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सिर्फ वेरिफिकेशन चेक की जा सकती है, डेटा वेरीफाई किया जा सकता है कि एक नोड से दूसरे नोड पे जब तक ये पहुंच जाए इन बिटवीन किसी तरह की ऑल्टरेशन तो नहीं हुई। तो मर्कल रूल समझ आया सबको? तो दिस प्रोवाइड स्पीड एंड ऑथेंटिसिटी आल्सो, कि किसी तरह से कोई ऑल्टरेशन जो है वहां पे ना होगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा साइड कर दो। एडिशनल ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप लोग इस इंडस्ट्री में चल रही ब्लफ कंपनियों को compete कर सको, उनको बता सको, क्योंकि आप नए आदमी के पास जाओगे तो वो आपको एक ही तरह ट्रीट करेगा। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है कि एक और कंपनी वाला आ गया मेरे को, है ना? तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री को वो समझ पाओ और समझा पाओ, उनको यकीन दिला पाओ कि जिस तरह से ये इंडस्ट्री चल रही है ये प्रोजेक्ट वैसा ही है। क्यों डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करो? सिर्फ रेट के ऊपर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिर्फ कम्युनिटी मोटिवेशन के ऊपर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको टेक्निकल एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। फंडामेंटली थोड़ा सा ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, राइट? तो 5 इजी स्टेप में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या होता है, क्या चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्या चीज़ हम लोग जब इनिशिएट करते हैं हमें तो फाइनल डाटा दिखता है, इन बिटवीन क्या होता है। तो पहला स्टेप क्या रहता है? ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले क्या होता है? स्टेप 1 क्या होता है? जब मैंने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की तो वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले ब्लॉक बनता है। सबसे पहले क्या होता है? नहीं, सबसे पहले हैश नहीं जनरेट होती। सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन का डेटा इनिशिएट होता है। वो ट्रांजैक्शन का डेटा किस तरह से, मैंने तो यहाँ पे मेरे पास तो ग्राफिकल यूनिट है, ठीक है, मेरे पास वो फेस जो है ग्राफिकल फेस है, मैं तो देख रहा हूँ कि 2, 3, 5 कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बैकएंड पे जो बाइट कोड इनिशिएट हुआ उसने क्या किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक इंफॉर्मेशन दी कि एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है, वो ट्रांजैक्शन का डेटा अपने पास आया है, वो ट्रांजैक्शन का डेटा हमने वेरीफाई करना है। तो स्टेप 2 में क्या होगा? चेंजिंग द ब्लॉक को चेंज करना है। एक फाइल में मान लो मैनुअल फाइल है, मैनुअली हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक मैनुअल फाइल है, उस मैनुअल फाइल में मेरे पास 4 ही पेज लगाने की जगह है, 4 ही पेज लगेंगे उसमें। 4 पेज के बाद वो फाइल मैं बंद करूंगा, उसको रख दूंगा। लेकिन मेरे को रखना सॉर्ट इस तरह से करना है कि मैं जिस तरह से उसको रख रहा हूँ उस फाइल को, मेरे को पता लगेगा, मैं कभी भी निकालने जाऊँ तो मेरे को पता हो कि इस फाइल के बाद वो फाइल थी। तो मैं क्या करूँगा,
एक फाइल में 4 पेजेस अपनी इंफॉर्मेशन अपने डेटा के लगा के फाइल बंद कर दूंगा। फाइल बंद करने के बाद उसके ऊपर मैं एक मार्क करूंगा, उसको बंद करूंगा, सील करूंगा, उसके ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर कर दूंगा और वो डिजिटल सिग्नेचर मेरे को बताएगा कि मैंने ये फाइल में क्या स्टोर किया है, या इसके बाद वाला डेटा क्या था, या इससे पहले वाला डेटा क्या था। किस तरह से होगा वो? मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक है, एक फाइल में 4 ट्रांजैक्शन है, मैंने ऐड की, 100 बिटकॉइन गए, 100 बिटकॉइन आए, 200 बिटकॉइन गए, 200 बिटकॉइन आए, मेरी फाइल डेटा कंप्लीट हो गया। मैंने फाइल बंद कर दी। फाइल बंद करने के बाद मैंने उसको सीज किया। सीज करने के बाद उसको एक डिजिटल सिग्नेचर कर दिया X32 जर्नल X32 में डिजिटल सिग्नेचर कर दिया कि ये फाइल, और यूनिक सिग्नेचर होगा मेरे, ये रिपीट नहीं होगा। नाउन्स बोलते हैं, द वर्ड ओनली यूज वंस, नाउन्स। तो इस नाउन्स को मैं X32 बोलूंगा। X32 एक डिजिटल सिग्नेचर करके मैंने उस फाइल को कर दिया बंद और अगली फाइल पे आ गया। अब अगली फाइल बनाने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए कि पिछली फाइल कौन सी थी, क्योंकि मेरे को एक उस डाटाबेस को एक सॉर्टेड तरीके से रखना है ताकि वो मैं लिंक कर सकूं चीज़ों को। तो दूसरी फाइल मैं कैसे बनाऊंगा? दूसरी फाइल बनाने से पहले मैं उससे पहले वाली फाइल का जो यूनिक सिग्नेचर था उसकी एक कॉपी पहले सबसे पहले उसमें ऐड करूंगा। उसके बाद बाकी के ट्रांजैक्शन ऐड करूंगा। उसके बाद उसको बंद करूंगा और उसको सीज करके एक नया सिग्नेचर जनरेट करूंगा। तो जब मैं ये फाइल खोलूं, सेकंड वाली जो मैंने बनाई थी, तो मेरे को सबसे पहले ये पता लग जाए कि भाई इसमें एक रिसिप्ट पड़ी है X32, मतलब इससे पहले की फाइल कौन सी थी? X32 फाइल थी। लिंक हो गया। उससे पहले भी कोई फाइल होगी, जब मैं X32 वाली फाइल खोलूंगा उसमें भी एक डेटा होगा, रिसिप्ट होगी। वो रिसिप्ट मैं चेक करके पता करूंगा कि इससे पहले वाली फाइल कौन सी थी। समझ रहे? स्टेप समझ आ रहे हैं? तो एक फाइल जिसका सिग्नेचर X32 था, इसकी रिसिप्ट मैंने उसमें डाल दी विद ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं ये तो फिजिकली बताई है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया वो ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी। मर्कल रूट होगा, मर्कल रूट प्लस उससे पहले वाली फाइल की हैश जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, प्लस एक रैंडम सिग्नेचर, क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइड सिग्नेचर। तो मैंने वो फाइल बंद की और एक नया स्ट्रिंग बना दिया, नया सिग्नेचर बना दिया 9BZ। अब ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं, मान लो 3 फाइल्स हैं मेरे पास। स्टोरेज कैसे होती है पता लगी? एक फाइल की कैपेसिटी होती है, फाइल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको से बंद कर दिया जाता है। उसको बंद करने के बाद उसकी जो डिजिटल यूनिक सिग्नेचर था अगले ब्लॉक में ऐड किया जाता है ताकि उसको लिंक किया जा सके। मेरे को चेक करना हो तो मैं पता कर सकूंगा पीछे क्या ट्रांजैक्शन चल रही थी। ब्लॉकचेन खोल के देखा कभी किसी ने? ट्रॉन स्कैन खोला कभी किसी ने? ट्रॉन स्कैन जब खोलते हैं तो एक वॉलेट को असेस करने के लिए कितनी कीज होती हैं आपके पास? 3। कौन कौन सी? सर एक वॉलेट को असेस करने के लिए सिर्फ 2 ही कीज होती हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। पब्लिक की कौन सी होती है? तो वो देखिए आपने कभी की, वो कौन सी की होती है वो? मैडम जो आपका वॉलेट का रिसीविंग और सेंडिंग एड्रेस है ना, वो पब्लिक की होती है और वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। नया वॉलेट बनाओगे तो चेंज होगी। एक पर्टिकुलर वॉलेट में डेटा असेस करने के लिए 2 कीज होती हैं, एक की होती है पब्लिक की, एक की होती है प्राइवेट की। पब्लिक की को पब्लिक की इसलिए बोलते हैं ताकि मैं उस की जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर करते हो रिसीविंग के लिए, सेंडिंग के लिए, मैं उस की को उठा के ब्लॉकचेन में डालूंगा तो मेरे को उस डेटा का, उस वॉलेट का सारा डिटेल मेरे पास आ जाएगी, बट रीड ओनली मोड में। सिर्फ देख सकता हूँ उसको, मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या ट्रांजैक्शन हुई, कहाँ गई, कहाँ से आई, क्या हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो पब्लिक की के थ्रू हम किसी भी वॉलेट का डेटा असेस कर सकते हैं, उस वॉलेट से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। मान लो एक एग्जांपल क्या समझते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में
एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो इस एम्प्लॉयज़ का क्या एक्टिविटी चल रही है मेरे को वो ट्रैक करनी है। अगर उसने क्या असेस किया, उसको बोला गया कि हर एक काम तो उन्हें सेव करना है, तो मैं उसकी एक पब्लिक की के थ्रू उसका पूरी एक्टिविटीज़ पूरे दिन की मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि इसने क्या किया, क्या मॉडिफिकेशन कर रहा था, क्या चेक कर रहा था। रीड ओनली मोड में कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं उनके लिए पब्लिक की उनके एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी चेक करने के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छी उनके पास एक की आ जाती है जिससे वो चीज़ें असेस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके पास उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है उसके पास जाके, राइट। तो पब्लिक की बेसिकली क्या है, जो आपके सेंडिंग और रिसीविंग के एड्रेसेस है वो पब्लिक की हैं। उस पब्लिक की के थ्रू मैं ब्लॉकचेन में आपका सारा ट्रांजैक्शंस चेक कर सकता हूँ, आप भी करते होंगे। ट्रांसकैन में आप अपना वॉलेट डाल के देखना और वहाँ फिर ट्रांसफर्स की ऑप्शन आती है, ट्रांसफर्स के ऑप्शन में देखना आपको आपका डेटा आ जाएगा कि कितने कॉइन कितने दिन में कितने टाइम में कहाँ से आए थे, कौन सी पब्लिक की से आए। और प्राइवेट कीज कौन सी होती है? हाँ, निमोनिक्स जो होते हैं, 12 निमोनिक्स आपको दिए जाते हैं, 12 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये आपने सेव करके रखने हैं। वो सेव करने की आपको ज़रूरत क्या है कि उसके थ्रू आप लोग अपने वॉलेट के डेटा को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं उससे चीज़ें निकाल भी सकता हूँ, उससे चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट की और पब्लिक की दो वॉलेट की दो मेन प्रायोरिटी कीज हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जिसके थ्रू रिलेटिविटी प्रोवाइड करती है ये पूरी पब्लिक में, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं अगर आपका फंड मैनेज कर रहा हूँ, मैं आपको पब्लिक की दे के रखूँगा कि आप लोग चेक करो कि मैं आपके फंड को कहीं गलत जगह तो नहीं भेज रहा हूँ, वहीं पड़ा है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ी ही यूनिक काम करती है। तो ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने 3 फाइलें बनाई थी। पहली फाइल में मैंने यूनिक सिग्नेचर किया W10, सेकंड में मैंने किया 9BZ, थर्ड में मैंने किया 74T। लेकिन जो पहली फाइल बनाई थी, अगर हम पीछे जाएं तो उसका सिग्नेचर तो क्या था, X32 था, लेकिन यहाँ मेरे को दिख रहा है W10। तो मतलब यहाँ पे मैंने अगर चीज मॉडिफाई करने की कोशिश की है ये 3 फाइल्स में, मैं यहाँ से शुरू होऊंगा, यहाँ पे देखूंगा कि इसका 9BZ सिग्नेचर है, 9BZ वाली फाइल निकालूंगा कि इसके रिलेटेड फाइल थी 9BZ वाली, उसका डेटा देखूंगा, उसमें देखूंगा कि यहाँ पे तो सिग्नेचर X32 है, उसके पहले वाली फाइल मेरे को X32 मिल ही नहीं रही क्योंकि वो डेटा ट्रांसफर मॉडिफाई हो चुका है, उसका यूनिक सिग्नेचर चेंज हो चुका है। तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा सिस्टम, सारा पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किस तरह से ये चीज़ें होती हैं थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि अगर मैंने एक नाम स्ट्रिंग ऐड किया है KAMAL कमल का, तो उसकी एक हैश अलग जनरेट होगी। अगर मैं उसमें से शॉर्ट में अपना नाम लिखने की कोशिश करूंगा KML, ठीक है, 2 A मैंने हटा दिए तो डेटा चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया तो वो यूनिक सिग्नेचर भी चेंज हो जाएगा, जिसको हम हैश कहते हैं। किसी भी तरह की माइनर ऑल्टरेशन भी पूरे का पूरे डेटा चेंज कर देती है, ठीक है सर। स्टेप 3 सिग्नेचर, जो अभी हमने पढ़ा सिग्नेचर के बारे में। स्टेप 3 में चेनिंग के लिए सिग्नेचर की बहुत जरूरत होती है। जब एक ब्लॉक में 3 चीजें ऐड हो जाती हैं, कौन कौन सी ऐड होती हैं, रिपीट करिए। खाना ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, ऐसा ये जो महारानी मरी है ना अभी एलिजाबेथ II, उसका दुख मुझे भी बहुत है कि हमारा हीरा भी वापस नहीं दे के गए, पहले मरी, ठीक है। तो वो दुख नहीं मनाना, हंसते रहो, खुश रहो। खुश होकर चीजें एक्सेप्ट करनी सीखोगे तो जल्दी समझ आएंगे। एक बंदे की स्माइल मेरे को याद है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज जो इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, एक अच्छी स्टेज हैंडलिंग की कोशिश की, बड़ा ही अच्छी एनर्जी थी सर की, और इस तरह से छोटे छोटे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हेजिटेशंस खत्म हो जाएंगी, मेरे पास टाइम नहीं, और स्पीकिंग मैं कैसे करूँगा यार, इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ जाए तो आप एक लीडर बन जाओगे। लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहला जो की पॉइंट है वो कौन सा है? अपने आप पे यकीन होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। और आप में क्या, पब्लिकली कोई बंदा अच्छा भी मिल जाता है, सारे एक जैसे तो है नहीं, है ना। तो चीज़ें वेरीफाई करके, पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके अगर हम चीज़ों को डिलीवर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का होगा जिस तरह का एक पॉलिटिकल लीडर का होता है। कुछ भी बोलते रहते हैं, एक यार बंदा बैठा हुआ वहाँ पे, ठीक है, उसमें से 10 लोग समझने वाले भी होते हैं, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते उसको, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसके सामने कौन बोलेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहली की है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, चीज़ें समझने की कोशिश करनी है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना, ब्लॉकचेन नहीं बनानी है। सर ब्लॉकचेन बना लेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल चीज़ों को समझो, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, रेवोल्यूशंस क्या हो रही हैं, इंडस्ट्री कैसे एक्सेप्ट कर रही है, इन चीज़ों को बस आपने समझना है। और इतना भी आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें डिलीवर करने में कामयाब हो गए तो पोलक्स कॉइन को अगले 100 साल भी कोई नहीं ला पाएगा। नॉलेज ही सक्सेस की है और हमारे पास यही एक मेन मोटिव है लोगों को एजुकेट करने का कि चीज़ों को समझो, इंडस्ट्री समझो, किसी ब्लफ में मत आओ। सिर्फ रेट के ऊपर अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो यू आर लैक इन द एजुकेशन, यू आर लैकिंग द नॉलेज, यू आर लैकिंग कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्ल्ड में। चेंज, अगर 2008 में एक सीडो मैन, क्या नाम था उसका, सतोशी नाकामोटो, ये टेक्नोलॉजी ना देता तो आज भी हम लोग सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे रिलाई कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, चाहे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन मोस्टली 90% आज भी हम लोग सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे रिलाई करते हैं कि वो मैंने इनको ट्रांजैक्शन की थी, आरबीआई वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई इसने इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई, इस अकाउंट में जानी है, तो मैंने चेक कर लिया कि इसके पास इतने पैसे था और इसके पास इतने अकाउंट सफिशिएंट है, हमारे पास रजिस्टर्ड है, भेज दो, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो करेंसी में आपको सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने इनिशिएट की ट्रांजैक्शन, वो डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स दूसरे के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या आप किसी के पास किसी का सिग्नेचर वहां पे आता है? तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अगेंस्ट ये सिस्टम है, इसलिए थोड़ी सी टाइम लग रहा है चीज़ों को लोगों को समझने का, लेकिन हमें समझ के आगे बढ़ना है। अब जो लोग, रेवोल्यूशन तो पहले भी हुए हैं, लेकिन उस रेवोल्यूशन में आगे बढ़ के जिसने समझा या उसको प्रमोट किया वही लीडर बना है, वही बना है लीडर, तो आपको भी वही लीडर बनना है। तो थर्ड स्टेप में वो सिग्नेचर जो हैश जनरेट होता है क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन के थ्रू, अल्फा न्यूमेरिक 64 बिट का हैश जनरेट होता है। इस तरह का हैश आपने देखा होगा। मान लो मैंने पहला जो डाटा इनिशिएट किया था उसकी हैश ऊपर वाली थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो पूरी की पूरी हैश जनरेट, ऐसा नहीं है कि मैंने एक डाटा चेंज किया था तो यहाँ पे 4-5 सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगे, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की हैश ही चेंज हो जाएगी। तो किसी भी तरह की अल्टरेशन जो है आपको बता देती है ब्लॉकचेन में कि ये चीज़ मॉडिफाई हुई है, छिपी नहीं रह सकती, ट्रांसपेरेंसी। स्टेप 4, कौन करता है ये वेरीफाई सिग्नेचर्स को? कितने तरह के माइनर्स आप जानते हो? कितने तरह की टेक्नोलॉजीज आप जानते हो कि चल रही हैं इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में? सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या थी? प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में क्या था? फिजिकल माइनिंग होती थी, जो बिटकॉइन ने शुरू की, फिजिकल माइनिंग का प्रोसेस। किसी भी तरह की वेरिफिकेशन प्रोसेस एक माइनर जो है वेरीफाई करता है कि जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है ब्लॉकचेन में, डेटा उनके पास गया है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं चीज़ों को वेरिफिकेशन के लिए। जब मोर देन 51%
की वेरिफिकेशन एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मिल जाती है, वो ब्लॉक वेरीफाइड ब्लॉक माना जाता है और उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, हाउ डज दिस मेक इम्यूटेबल, ये तो आपको अभी समझ आ गया होगा। इम्यूटेबल मतलब क्यों अल्ट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं इस किसी भी एक 5-7 ब्लॉक में से एक ब्लॉक को मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा तो उसका यूनिक सिग्नेचर जो नाउंस था वो चेंज हो जाएगा, और उस नाउंस की अगर पहले कोई हिस्ट्री रही नहीं है तो वो चेन क्रैश हो जाएगी। राइट, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। यहां तक एक बार पूछ लेता हूं आपको, किसी तरह की कोई क्वेश्चन, किसी तरह की कोई चीज समझ ना लगी हो शुरुआत से लेकर अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं।